जय श्री राम, जय साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण समाज ही के लिए नहीं, पूरे सनातन समाज के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। इनका अपना एक संगठन भी है, राष्ट्रीय सनातन एकता मंच, और ये पूरे भारत में एक्टिव है। जहाँ कहीं भी सनातन समाज के लोगों के ऊपर कोई भी आँच आती है या कोई भी समस्या आती है, तो ये बिना किसी स्वार्थ के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस समस्या का जितना ये समाधान कर सकते हैं उतना ही करते हैं। मेरी मुलाकात इनसे सोशल मीडिया के द्वारा हुई थी। किसी कारणवश आज मुझे इनके उदयपुर आना हुआ, तो मैं इनसे मिला, इनसे बातचीत करी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बातचीत हम यूँ कर रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से करें, और ताकि जो हमारी बातचीत हो वो आप सब लोग भी सुन सकें। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को पता होगा, हमारा एक सनातनी बाल सभा का अभियान है जिसमें हम आदिवासी और दलित बच्चों के बीच में जाकर उनको शिक्षा और सनातन के संस्कार देते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। 1 से 5 जगह हमारी सनातनी बाल सभाएं चल रही है, और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को नफरती जहर से बचाना है, धर्मांतरण के। उनके अंदर अभी से बचपन से ही संस्कार डालना है सनातन के, उनको अभी से ही शिक्षित बनाना है, और कल को कोई आकर उनका धर्मांतरण न कर सके, इस लायक इस तरीके से उनको परिपक्व बनाना है। अगर आप इस हमारे अभियान में किसी भी तरीके का हमें सहयोग देना चाहते हैं, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, वो पुस्तकों के रूप में हो, वो खिलौनों के रूप में हो, वो आर्थिक तौर के रूप में हो, तो आप हमें दे सकते हैं। ये हमारी जानकारी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव जी जस्ट। तो भैया बताएं किस तरीके से आपका संगठन हर जगह काम करता है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच विक्रम भाई अभी 14 प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। हम लोग 150 से अधिक जिलों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और हमारा मुख्य मकसद यही है कि सनातन धर्म के जो 36 कौम है उनको एक जन्म पे बैठाना और सब में एकता स्थापित करना, ताकि हम दूसरे आक्रांताओं से हम मुकाबला कर सकें। हमारे धर्म का प्रचार करना, वैदिक शिक्षा का प्रचार करना, ताकि हमारा हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति जागरूक बने और हमारा धर्म में एकता स्थापित हो। ये मुख्य लक्ष्य है हमारा। जिस तरीके का माहौल आज आप देखते हैं हर जगह, आप गाँव में भी जाते होंगे, वहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोग भी आपको मिलते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आज उनके अंदर जो धार्मिकता है वो कम होती जा रही है, या कुछ ऐसे संगठन जो धर्म विरोधी उनके वहाँ तक पहुँच गए और उनको धर्म के खिलाफ गलत बातें समझा रहे हैं, गलत चीज़ें सिखा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले इस आपके सवाल का उत्तर देने से पहले बहुत बताना चाहता हूँ कि जो ये दलित और इस शब्द से मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि ये जो वर्ग है ये सनातन धर्म की रीढ़ है। बिल्कुल, ये सनातन धर्म की रीढ़ है, और इस वर्ग के बिना सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं मानता हूँ। और निश्चित तौर पे कुछ हमारे भाई जो हैं वो धर्म से विमुख हो रहे हैं, और उसके प्रति बहुत ही सुनियोजित तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो समाजों के ठेकेदार हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ उसका वर्ग कम है, इतना बड़ा वर्ग नहीं है। अभी भी मैं जैसा बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म की रीढ़ है, तो वो पूरा वर्ग का युवा और पूरा वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ है धर्म की रक्षा के लिए। परंतु फिर भी एक उसमें एक कुछ हिस्सा ऐसा है युवाओं का जो अभी सोशल मीडिया के दुष्प्रचार का शिकार भी है, और कहीं कहीं अपने ही धर्म के विरोध में वो एक आंदोलन सा चला रहा है। तो उसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत भी है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसे जो सामाजिक ठेकेदार हैं जो अपने समाज के युवा को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं या अपने धर्म से विमुख करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा वो धर्म है जहाँ पे भगवान श्री राम शबरी के मीठे बेर खाते हैं। हम लोग उदयपुर राजस्थान में आप बैठे हुए महाराणा प्रताप की स्थली में बैठे हैं, जहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व भीलों की सेना ने किया था। भीलू राणा आज भी मेवाड़ के राज्य चिन्ह पे उनका भीलू राणा का तस्वीर आती है। तो हमारे धर्म ने तो हमको एकता के रूप में ही हमको परिभाषित किया है, परंतु कुछ निजी स्वार्थों के चलते कुछ लोग, और दोनों तरफ से कुछ निजी स्वार्थों के चलते कुछ लोग, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं वैमनस्य का वातावरण बनाया जा रहा है। परंतु मैं मानता हूँ जब तक विक्रम जी आप जैसे भाई लोग हैं और हम जैसे लोग जो जमीन स्तर में कार्य कर रहे हैं, हम लोग मिलके जरूर इस बदलाव को लेके आएंगे, और जो भाई हमारे गुमराह भी हैं उनको हम लोग सही रास्ते पे लेके आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमेशा एक वर्ग को ब्लेम करके आप सिर्फ अपने आप को अच्छा बोलते हैं, लेकिन भैया ने ये बोला है कि दोनों ही तरफ से, दोनों ही वर्ग के लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। आज इस वजह से ये जो दूरी है ये बढ़ती जा रही है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भरत भैया का कि इनके अंदर ये सच कहने की हिम्मत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति गलत है तो दूसरा व्यक्ति भी गलत होगा। लेकिन जिस तरीके से आज का माहौल बनाया जा रहा है, भैया ने बोला कि कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं, इस तरीके की बातें जो है वो देश में फैला रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको अभी का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण
पहले एक सामाजिक संगठन लेके आए, उन्होंने लाखों युवाओं को नफरती बनाया, दलित समाज के लाखों युवाओं को उन्होंने सड़कों पे उतारा, उग्र बनाया और उनके अंदर इतनी हिंसा पैदा कर दी कि आज वो बदले की भावना के लिए जी रहे हैं, बदलाव की भावना के लिए नहीं जी रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर काम करने के बजाय सिर्फ किस तरीके से वो ब्राह्मण का पूरा कर सके, राजपूत का पूरा कर सके, किस तरीके से वो आंदोलन कर सके, किस तरीके से वो ये कर सके, वो उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ईजी वे है राजनीति में जाने का लोगों के लिए कि आप समाज को गुमराह करिए, आप समाज को उग्र बनाइए और एक ईजी वे में आप राजनीति के शिखर तक पहुंच जाइए। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो समाज के युवा हैं, वो कहीं ना कहीं अब इनकी जो सोच है, अब इनकी जो राजनीतिक चाल है उसको समझ रहे हैं। और आज इसी वजह से मेरे जैसा दलित युवा, भैया जैसे जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, ये मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और सनातन की जो शाखा है उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। ना भैया का कोई स्वार्थ है, ना मेरा कोई स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है, कोई भी व्यक्ति जो आज गांव में रहता हो, गली में रहता हो, गांव के शहर में रहता हो, उस तक शिक्षा और सनातन के जो संस्कार है वो पहुंचे। क्योंकि एक संस्कारवान व्यक्ति अगर शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है तो वो अपने और अपने माता पिता के, अपने गांव के और अपने कुल के नाम को रोशन करता है। आज मैं भैया से मिला, बहुत सारी बातें हुई है। एक और जो बहुत अच्छी बात है वो मुझे भैया के बारे में आज ये पता चली है कि ये इन्होंने एक घोषणा कर रखी है कि उदयपुर या उदयपुर के आसपास कहीं पर भी, कई गांव में अगर ऐसी कोई खबर आती है, ऐसी कोई घटना होती है जहां पर किसी दलित की निकासी को रोका जा रहा है, दलित को घोड़ी से उतारा जा रहा है, तो इनको, इनके नंबर है, इन्होंने एक पेम्पलेट छपाया था उसमें इनके नंबर हैं, वो उस पर कॉल करें, भैया और इनकी पूरी टीम पहुंचेगी। और जहां पर भी ऐसी कोई घटना हो रही है कि किसी दलित की निकासी रोकी जा रही है, दलित को शादी में कोई विघ्न आ रहा है, तो ये पहुंच के उस विघ्न को दूर करेंगे, उस शादी में रहेंगे, उस निकासी को निकलवाएंगे। तो भैया आपने ये आपके मन में किस तरीके से आया, मतलब ये जो ख्याल है? ये विक्रम भाई, सबसे बड़ी बात हमेशा जो सुनने में आता है पूरे भारत में कि कहीं न कहीं वैमनस्य का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बहुत बार सुनने में आता है कि मीडिया की सुर्खियाँ भी बनती है कि दलित समाज की बंदोली को नहीं निकालने दिया जाता है दबंगों द्वारा या जो भी अपर कास्ट के लोगों द्वारा। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कहीं ना कहीं दोनों समाजों के बीच में एक वैमनस्य और का भाव पैदा कर रही है। और इसमें हम लोगों ने यही समझा है इस चीज़ को कि जैसे मैं इसकी शुरुआत मैंने की दलित बस्तियों में और दलित आदिवासी गांवों में जाने से। जब मैं टूर करता हूं तो मेरी प्राथमिकता यही होती है कि हमारे संगठन का कार्यकर्ता अगर उस समाज से है तो हम उनके अगर भोजन करेंगे और उन्हीं के साथ बैठ कर वहीं रुकने का भी हम लोग, ताकि हमने ये भी घोषणा करी कि यार मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, पर अगर कोई भी मेरा भाई जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करता है मैं उसके साथ एक थाली में बैठ के शाकाहारी भोजन करने को तैयार हूँ। वो हमको संदेश देना पड़ेगा। और इसी के लिए हमने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है, अगर हमारे किसी भाई को लगता है कि उसको शादी में उसकी बंदोली नहीं निकालने दी जाएगी, उसको इस बात का डर है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे 100 लोग वहाँ खड़े रहेंगे और आप हमारी सुरक्षा के अंदर आपकी बंदोली निकाली जाएगी। हम लोग 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं ताकि 1 कदम हमारा वो वर्ग भी बढ़ सके, जिसके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ भर दी गई है, बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार हो गए। तो ये इनिशिएट करने का मकसद यही है ताकि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको लगता है कि बंदोली नहीं निकलने देनी चाहिए, तो उनके पास भी एक संदेश जाए कि भाई अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आज़ाद देश, सब लोग बराबर हैं, सबको सारे अधिकार हैं और सनातन धर्म सभी का है। सनातन धर्म सभी का है तो उनकी रक्षा करना हमारा कहीं कहीं कर्तव्य है। इसके प्रयोजन से हमने घोषणा की गई है और इसके लिए मैं आग्रह करूँगा विक्रम भाई को भी अपनी पोस्ट के अंदर भी नंबर मेरे दें। अगर कहीं लगता है तो हम उसको बिल्कुल प्रशासन से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हम ज़मीन पे खड़े रह के उसको सुरक्षित उस बंदोली कराने के लिए तैयार है, क्योंकि सनातन धर्म सभी के लिए बराबर है और कहीं भी किसी भी हमारे भाई के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इस धर्म की किसी रीति रिवाज पर उसका अधिकार नहीं है, और इसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। देखिए, ये सिर्फ इन्होंने जो बातें कही हैं ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन्होंने घोषणाएं कर दी या सिर्फ ये कुछ स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। मैं कई इनकी पोस्ट फेसबुक पर देखता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ। ये गांव में जो दलित समाज के लोग हैं वहाँ जाते हैं, उनसे इनकी मित्रता है, वहाँ पर ये खाना खाते हैं। कई बार ये गए हैं और मैंने खुद ने देखा है, कई बार ये इसलिए सुर्खियों में भी आए हैं। तो ऐसा नहीं आपके समाज के लोग या ब्राह्मण समाज के लोग इस चीज़ का विरोध नहीं करते कि तुम वहाँ खाना क्यों खा रहे हो या इस तरीके से क्यों जा रहे हो? मैं आपको बताऊँ विक्रम भाई,
कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे देश में जो बहुत प्रायोजित की गई है। तो ये भी जो अब कथित रूप से जो भीमसेना और ये चल रही है, इन लोगों ने प्रायोजित कर दिया कि ब्राह्मण शत्रु है दलित समाज का। मेरे को ब्राह्मण समाज से इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन ही मिला है कि आप अच्छा कर रहे हो, और हमारी कहीं ज़रूरत हो तो बताओ किसी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जब विप्र सेना जो ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा संगठन है मेवाड़ का, जब कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने उनके पास गए कि आप ब्राह्मण समाज का संगठनों पर आप जो अनाज वाला वितरण करो, हमको दलित बस्ती में करना है, हमको मदद करोगे, तो उन्होंने हमको रोज़ के 150 किट हमको जो उनके बने हुए अनाज के हमको लोगों को दिए। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मैं हमेशा मानता हूँ इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व हर वर्ग में होते हैं जो एग्जिस्ट करो, समस्याएं उन्हीं लोगों की वजह से पैदा होती है। तो जैसे बोलते हैं ना कि यार एक जगह अगर कहीं किसी दलित की गलती होती है तो उससे पूरा समाज प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह से आपका सो कॉल्ड अपर कास्ट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं कुछ की गलती की वजह से एक पूरा नैरेटिव लोगों को बनाने का मौका मिलता है। परंतु अभी इस समय जो देश की वातावरण है, मैं आपको ये बात निश्चित तौर पर बहुत ऑथेंटिक तरीके से बोलना चाहता हूँ कि अभी सारा वर्ग सारा समाज बाहें फैला के खड़ा है कि जो हिंदू है हम वो हमारा भाई है, ये भाव। और हमारा मकसद भी संगठन का यही है कि हर हिंदू आपस में भाई है। हम अपनी पहचान हिंदू नाम से ही हम अगर अपनी पहचान देंगे, हम लोग अपनी हिंदू अस्मिता पे गर्व करेंगे, तो हम लोगों की फिर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा भी नहीं। और जो डिस्क्रिमिनेशन बनाने वाले तत्व हैं चाहे किसी भी समाज के, हमको उनको एक्सपोज भी करना पड़ेगा और उनका बहिष्कार भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं, वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये एक दलित के घर खाना खाना या सिर्फ दलित को गले लगाने वाली बात नहीं है, वो ज़मीन पर भी उनको किस तरीके से मदद कर सके, उनके कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ा सके, उस चीज़ में वो लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे आता है तो बोले तो दलितों को उनके पुराने कार्यों में उलझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको मजदूर बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप स्वयं आपके रोजगारों को नहीं अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके रोजगार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं वो पूर्ण तरीके से छीने जाएंगे और फिर आपके पास बहुत कम लोग आ पाएंगे। क्योंकि पूरे देश में सिर्फ 2% गवर्नमेंट नौकरी है और वो 2% गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल जाए ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके पुश्तैनी कार्य है उनके ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लोग मदद करते हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भैया का संगठन है, लोगों को जाकर ये बताते हैं कि किस तरीके से आप स्वयं को मजबूत कर सकते हैं और स्वयं को मजबूत करने के बाद किस तरीके से आप सनातन को मजबूत कर सकते हैं। और आज यही फॉर्मूला है, पहले स्वयं को मजबूत करें, फिर सनातन को मजबूत करें, फिर राष्ट्र जो है वो स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। तो ये एक विचार भैया का बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ ही भैया जिस तरीके से आज वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को देखते होंगे आप, तो आपको कहाँ कुछ ऐसा लगता है कि इस आरक्षण की व्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए? निश्चित तौर पे विक्रम भाई, मैं मानता हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। और बदलाव जरूरी है का मतलब मैं आरक्षण समर्थक हूँ, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, पर हम मानते हैं कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो सही में आरक्षण, जिसको आरक्षण की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी हमने देखा कि आज़ादी के 75 साल में जो आरक्षण दलित वर्ग का भी, उस दलित वर्ग के अंदर भी एक वर्ग हो गया जिसने आरक्षण का लाभ पीढ़ियों से पीढ़ियों तक उठाया है। और अभी भी जो गांव का दलित है, जो छोटे गांव का दलित है, वो आज भी उसी स्थिति में है जहां पे भारत आज़ाद हुआ था, जिस स्थिति में था। तो हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण लागू हो, तो जो हमारा देश का सबसे जो गरीब तबका है, जो सबसे निचला तबका, जिसमें भी बहुसंख्यक हमारा दलित आदिवासी समाज के लोग ही हैं, उनको उसका पूरा लाभ मिले। और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है वो लोग अपने उन भाइयों के लिए आरक्षण को छोड़ें ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल सके। इससे क्या होगा कि जो एक पॉलिटिक्स चल रही है आरक्षण के नाम की, तो आरक्षण के नाम पे आपस को, जब तक दो वर्ग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे तो राजनीति चलेगी नहीं। सही बात। तो लोगों को लड़वाना जरूरी है उस राजनीति के लिए। तो जब तक ये पॉलिटिक्स चल रही है आरक्षण के नाम की, तब तक ही चल रही है, जबकि इस तरह से एक वर्ग को लगातार आरक्षण मिलता जा रहा है। आप बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अभी आप चाहे किसी दूसरे वर्ग को आरक्षण न दें, परंतु ये सुनिश्चित करें कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। जो गरीब दलित है गांव का, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। वहाँ जाके ऐसा नहीं कि जो 4-4 पीढ़ियों से आरक्षण ले रहे हैं उनको हमेशा उनके लिए, जब वो आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ना और आर्थिक रूप से सबके समकक्ष बनाना। तो जिनकी 3-3 पीढ़ियाँ सरकारी नौकरी में, वो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं सभी के साथ में, और कहीं कहीं वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है। तो अब उनको ये चाहिए कि सरकार इनिशिएटिव ऐसा लेगी, कम से कम आरक्षण अब आर्थिक आधार पर हो, और खासतौर पर क्रीमी लेयर का इसमें प्रावधान हो, ताकि गरीब दलित को जो गांव में रहने वाला है उसको उसका फ़ायदा मिल सके और वो भी मुख्य धारा में आ सके।
देखिए, ये चाहते तो पूरी तरीके से ये कह सकते थे कि आरक्षण को आर्थिक स्तर पर करके आप उसका फ़ायदा इस देश में रहने वाले हर गरीब को दें, लेकिन इन्होंने कहा कि कम से कम पहले आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वो लागू करिए, ताकि एससी वर्ग के ही उन लोगों को फ़ायदा मिल सके जो बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब समाज से हैं या बहुत अत्यंत निचले हिस्से से आते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो, और अगर आप मजदूर हैं, आप नाली साफ करने वाले, आप चपरासी के बेटे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आरक्षण की प्राथमिकता मिलेगी उनको मिलेगी। लेकिन ये लागू नहीं करने दिया जा रहा है, और ये क्यों नहीं करने दिया जा रहा है आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जो आरक्षण के रसूखदार लोग हैं, जो आरक्षण से ऊंचे बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, वो ये नहीं चाहते हैं क्योंकि उनसे ये मलाई, उनसे जो फायदा है छीन लिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्वयं को बड़े पद पर पहुंचाने के बाद अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अपने बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। बाकी जो तबका 90% अपनी निजी जीवन की, जो रोजमर्रा के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उनसे लड़ रहा है, उनसे जूझ रहा है। तो ये समाज को उसी रूप में देखना चाहते हैं। जब तक समाज के निचले तबके का व्यक्ति है वो ये मांग नहीं करेगा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करें, तब तक मुझे लगता है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। मैं खुद शेड्यूल कास्ट से आता हूँ और मैंने इस चीज़ के लिए जनहित याचिका के माध्यम से देश की सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन भी दिया है कि कम से कम शेड्यूल कास्ट का जो वर्ग है उसके अंदर आप आरक्षण में क्रीमी लेयर की जो प्रावधान है उसको लागू करें। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर जरूरी है, उसके बावजूद भी सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो? हमारे समाज के जो नेता है वो क्यों नहीं चाहते कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो? क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, जो समाज के निचले तबके का व्यक्ति है उसको फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है क्यों आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लागू होने दिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने बताया, एक वर्ग के अंदर भी एक जो बड़ा वर्ग है जिसने सालों साल आरक्षण लिया, जो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध हो गया, मजबूत हो गया है, उसका कहीं कहीं प्रेशर रहता है सरकार के ऊपर, सरकारों के ऊपर, कि अगर कोई भी इस तरह का सरकार अगर कदम उठाने वाला विचार भी करती है तो वो लोग सड़कों पर आते हैं और सरकार पर अलग अलग किस्म का दबाव बनाते हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जिस वर्ग की अधिकार की आप भी बात करें और हम भी बात करें, जो गरीब तबका है, दलित समाज का, वो लोग क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, वो लोग क्यों पटरियाँ उखाड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो किस मुद्दे पे, उनके फ़ायदे का मुद्दा है ये। परंतु वो उन्होंने एक ऐसा विष भर दिया है अपने लोगों के बीच में कि भाई आपके दूसरे लोग दुश्मन है, हम लोग हिंदू नहीं है। ये जो चीज़ भरी हुई है ये बड़ी खतरनाक है, और कहीं न कहीं ये वर्ग पॉलिटिकली इतना साउंड हो गया है कि ये सरकारों पर दबाव बनाना सीख गया है। तो यही मेरे को लगता है मुख्य कारण है कि आरक्षण अभी भी उस गरीब दलित तबके तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो सारे मध्यम जानते हैं अपनी आवाज़ उठाने की, पर गाँव का रहने वाला दलित उसके पास इतने संसाधन नहीं है। तो कहीं कहीं इसके लिए आप जैसे लोग, मैं साधुवाद करूँगा विक्रम भाई का कि इन्होंने इतनी कम उम्र में इतने जागरूकता से इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। हम लोग बड़े बड़े लोगों में भी इतना एटीट्यूड नहीं होता, इतना करेज नहीं होता कि ऐसे मुद्दे पे वो सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय तक जा सके हैं, और सभी विरोध के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया है और अभी तक लगे हुए हैं। तो कहेंगे आप जैसे कुछ लोग जब इसी वर्ष निकल के आएंगे और ये मांग करेंगे, तो कहेंगे वो जो गाँव का तबका, उनको एक प्रतिनिधित्व की जरूरत है कि हमारे तरफ से बोलने वाला कोई होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो जागरूकता होनी ही चाहिए। साथ में एक विक्रम भाई जो कार्य कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों की क्लासेस चलाते हैं और उन गरीब दलित आदिवासी बच्चों को न सिर्फ पढ़ा रहे हैं, शिक्षा से अवगत करा रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म के साथ भी जोड़ रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कार्य है, इसके बहुत ज़बरदस्त परिणाम अगले 10-15 सालों में आएंगे। और ऐसे हमको सनातन धर्म को गर्व भी है विक्रम भाई पर, ऐसे हमको कम से कम 20 विक्रम भाई और चाहिए। हर शहर में एक विक्रम भाई चाहिए जो कि इस तरह से अपने समाज को सही रास्ता दिखा सके। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि जो मेरी एज की युवा पीढ़ी जो दलित समाज से आती है उनको आगे आना चाहिए और उनको आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करना चाहिए, उनको आरक्षण में बदलाव की मांग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरीके की मांग कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि किस तरीके से आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें अभी बदलाव की आवश्यकता है, और ये मांग भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मेरा एक अभियान है, सनातनी बाल सभा का अभियान है, उसका हमने नाम रख रखा है, और उसके माध्यम से हम सनातनी बाल सभाएं लगाते हैं। 1 से 1.5 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि उनको शिक्षा और सनातन संस्कार से जोड़ना है। तो हमारा मकसद सिर्फ सनातनी बाल सभा के माध्यम से जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं वो कल से उग्र न बन जाए, किसी गलत संगठन से न जुड़ जाए, इसलिए बचपन में उनके अंदर इतने संस्कार और उनके अंदर इतनी तर्क शक्ति कर दी जाए कि वो आगे जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उनको जवाब दे सकें।
उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकें। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो बच्चे आगे बढ़ें। और आज भैया से मिला, इनके कार्यालय में आया, बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको हमारी बातचीत में कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है कि जो गलत है या वो हमें नहीं करना चाहिए थी, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी ज़रूर बताएं।